सलाम आदाब। आपका मेज़बान माजिद रशीद रशीदी। वारदात मुंशी प्रेमचंद का मशहूर मारूफ अफसानवी मजमुआ। छठा अफसाना मालकिन। अफसाना शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अफसाना मालकिन। हिस्सा नंबर 1। शिवदास ने भंडार की कुंजी अपनी बहू रामप्यारी के सामने फेंक दी और आंखों में आंसू भरकर कहा, बहू, आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारी जिम्मे है। मेरा सुख भगवान से नहीं देखा गया, नहीं तो क्या जवान बेटे को यूं छीन लेते, मगर उसका काम करने वाला तो कोई चाहिए। अब हल तोड़ दूं तो गुजर न होगी, इसलिए बरजू का हल अब मैं ही संभालूंगा। फिर घर की देखभाल करने वाला, रखने उठाने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? रो मत बेटा, भगवान की जो मर्जी थी वो हुआ और जो मर्जी होगी वो होगा। हमारा तुम्हारा क्या इख्तियार है? मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी निगाहों से भी न देख सकेगा। तुम किसी बात की फिक्र न करो। बिरजू गया तो मैं तो अभी बैठा ही हूँ। रामप्यारी और रामदुलारी दो हकीकी बहनें थी। दोनों की शादी मथुरा और बिरजू दो हकीकी भाइयों से हुई। दोनों बहनें मैके की तरह ससुराल में भी मोहब्बत और आराम से रहने लगी। शिवदास को फुर्सत मिली, दिन भर दरवाजे पर बैठा गपशप करता, आबाद घर देख देख कर खुश होता। धर्म के कामों की तरफ तबीयत माइल होने लगी, लेकिन खुदा की मर्जी बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 रोज हो गए। आज उसके आखिरी मरासिम से फुर्सत मिली और शिवदास ने सच्चे बहादुर की तरह कार राज हयात के लिए कमर बांध ली। दिल में चाहे उसे कितना ही सदमा हुआ हो, उसे किसी ने रोते हुए नहीं देखा। आज अपनी बहू को देखकर एक आन के लिए उसकी आंखें डुबडुबा आईं, लेकिन उसने अपनी तबीयत को संभाला और भर आई हुई आवाज में उसे दिलासा देने लगा। शायद उसने सोचा था कि घर की मालकिन बनकर बेवा के आंसू पच जाएंगे, कम से कम उसे मेहनत तो न करनी पड़ेगी। रामप्यारी ने रक़त आमेज लहजे में कहा, यह कैसे हो सकता है दादा? तुम मेहनत मजूरी करो और मैं मालकिन बन बैठूं। काम धंधे में लगी रहूंगी तो दिल बहलता रहेगा, बैठे बैठे रोने के सिवा और कुछ न होगा। शिवदास ने समझाया, बेटा, भगवान की मर्जी से तो किसी का बस नहीं। रोने धोने से हलकान होने के सिवा और क्या हाथ आएगा? घर में भी तो बेसू काम है। कोई साधु संत आ जाए, कोई मेहमान आ पहुंचे, उसकी खातिर मदारत के लिए किसी को तो घर पर रहना ही पड़ेगा। बहू ने हिले किए पर शिवदास ने एक न सुनी। हिस्सा नंबर 2। शिवदास के बाहर चले जाने के बाद मालकिन ने कुंजी उठा ली तो उसके दिल में इख्तियार और जिम्मेदारी का जबरदस्त एहसास पैदा हुआ। थोड़ी देर के लिए शौहर की जुदाई का सदमा उसके दिल से महू हो गया। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने गए हुए थे। शिवदास बाहर था, घर बिल्कुल खाली था। उस वक्त वो बेफिक्र होकर भंडार को खोल सकती है। उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या चीज है, ये देखने के लिए उसका दिल बेताब हो गया। उस कोठरी में वो कभी नहीं आई थी। जब किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना होता तो शिवदास आकर उस कोठरी को खोलता, फिर उसे बंद करके कुंजी अपनी कमर में रख लेता था। रामप्यारी कभी कभी कवाड़ की दराजों से अंदर झांकती थी, मगर अंधेरे में कुछ नजर न आता था। सारे घर के लिए वो कोठरी एक तिलिस्म या राज थी, जिसके बारे में तरह तरह के ख्यालात पैदा होते रहते थे। आज रामप्यारी को वो राज खोलकर देखने का मौका मिल गया था। उसने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया कि उसे कोई भंडार खोलते न देख ले, नहीं तो सोचेगा बेजरूरत उसने क्यों खोला। उसका सीना धड़क रहा था कि कोई दरवाजा न खटखटाने लगे। और अंदर पाँव रखा तो उसे इसी तरह की, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खुशी हुई जो उसे अपने कपड़े और जेवर की पिटारी के खोलने में होती थी। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूँ, जौ वगैरह सब चीज़ें रखी हुई थी। एक किनारे बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे जो शादी ब्याह के मौके पर निकाले जाते थे या मांगे दिए जाते थे। एक जगह माल गुजारी की रसीदें और लेन देन के कागजात रखे हुए थे। कोठरी पर शान और शौकत छाई हुई थी। उसी के साये में रामप्यारी कोई आधे घंटे तक अपने दिल को ठंडक पहुंचाती रही।
लम्हा बलम्हा उसके दिल पर नशा तारी होता गया। जब वो उस कोठरी से निकली तो उसके दिल की हालत बदली हुई थी, जैसे किसी ने उस पर सहर कर दिया हो। उसी वक्त दरवाजे से किसी आदमी ने आवाज दी। उसने फौरन भंडारे का दरवाजा बंद किया और जाकर सदर दरवाजा खोल दिया। देखा तो पड़ोसन चुनिया खड़ी 1 रुपया कर्ज मांग रही है। रामप्यारी ने बेरुखी से कहा, अभी तो 1 पैसा भी घर में नहीं है बहन, काम काज में सब खर्च हो गया। चनिया हैरान रह गई। चौधरी के घर में उस वक्त 1 रुपया भी नहीं है, ये यकीन करने की बात न थी। जिसके यहाँ सैकड़ों का लेन देन है, उसका सारा असासा कामकाज में सरफ नहीं हो सकता। अगर शिवदास ने ये हैला किया होता तो उसे ताज्जुब न होता। रामप्यारी तो अपने सादा इखलाक के लिए गांव में मशहूर थी। अक्सर शिवदास उसकी निगाहें बचाकर हमसायों को जरूरत की चीजें दे दिया करती थी। अभी कल ही उसने जानकी को सेर भर दूध दिया था। यहाँ तक कि अपने गहने तक मांगे दे दिया करती थी। बखील शिवदास के घर में ऐसी सखी बहू का आना लोग अपनी खुशकिस्मती समझते थे। चुनिया ने मुंतकिब होकर कहा, ऐसा न कहो बहन, बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ। नहीं तो तुम जानती हो कि मेरी आदत कर्ज मांगने की नहीं है, लगान का 1 रुपया देना है। प्यादा दरवाजे पर खड़ा बकझक रहा है। रुपया दे दो तो किसी तरह मुसीबत टले। मैं आज के 8वें रोज आकर दे जाऊंगी। गांव में और कौन घर है जहां मांगने जाऊं। रामप्यारी टस से मस न हुई। उसके जाते ही रामप्यारी शाम के खाने का इंतजाम करने लगी। पहले चावल दाल चना व बाल मालूम होता था और रसोई में जाना सूली पर चढ़ने से कम न था। कुछ देर दोनों बहनों में जोड़ होती। आखिर में शिवदास आकर कहता कि आज क्या खाना पकेगा। उस वक्त दोनों में से एक उठती और मोटे मोटे टक्कर पाकर रख देती, जैसे बेलू का रातिब हो। आज रामप्यारी तन मन से खाना पकाने के काम में लगी हुई है। अब वो घर की मालकिन है। उसने बाहर निकलकर देखा कितना कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है। बुढ़े दादा दिन भर मक्खी मारा करते हैं, इतना भी नहीं होता कि जरा झाड़ू ही दे डालें। अब क्या उनसे इतना भी नहीं होता? दरवाजा ऐसा साफ होना चाहिए कि देखकर दिल खुश हो जाए, ये नहीं कि उबकाई आने लगे। अभी कह दूं तो तनक उठे। अच्छा, ये मुनी नानद से अलग क्यों खड़ी है? उसने मुनि गाय के पास जाकर नानद में झांका, बदबू आ रही थी। ठीक है, मालूम होता है महीनों से पानी नहीं बदला गया है। इस तरह तो गाय रह चुकी, अपना पेट भर लिया, छुट्टी हुई और किसी से क्या मतलब। हाँ, दूध सबको अच्छा लगता है। दादा दरवाजे पर बैठे चिलम पी रहे हैं, मगर इतना नहीं होता कि 4 घड़े पानी नानद में डाल दें। मजदूर रखा है, वो भी 3 कोड़ी का। खाने को 1.5 सेर काम करते नानी मरती है। आए तो पूछती हूँ, नानद में पानी क्यों नहीं बदलता? रहना हो रहे या जाए, आदमी बहुत मिलेंगे। चारों तरफ तो लोग मारे फिर रहे हैं। आखिर उससे न रहा गया, घड़ा उठाकर पानी लेने चली। शिवदास ने पुकारा, पानी क्या होगा बहू, नानद में पानी भरा हुआ है। प्यारी ने कहा, नानद का पानी सड़ गया है। मुन्नी भोसे में मुंह नहीं डालती, देखते हो कोस भर पर खड़ी है। शिवदास मुस्कुराया, दौड़कर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया। नंबर 3। कई महीने गुजर गए। प्यारी के इख्तियार में आकर जैसे उस घर में बाहर आ गई। अंदर बाहर जहां देखिए एक लायक मुंतजम की सलीका शौरी, सफाई पसंदी और खुश मजाकी के आसार नजर आने लगे। प्यारी ने गृहस्थी की मशीन की ऐसी कुंजी कस दी कि सब ही पुर्जे ठीक ठीक चलने लगे। खाना पहले से अच्छा मिलता है और वक्त पर मिलता है। दूध ज़्यादा होता है, घी ज़्यादा होता है। प्यारी न खुद आराम करती है न दूसरों को आराम करने देती है। घर में कुछ ऐसी बरकत आ गई है कि जो चीज़ मांगो घर ही में निकल आती है। आदमी से लेकर जानवर तक सभी तंदुरुस्त नजर आते हैं। अब वो पहली सी हालत नहीं है कि कोई चीथड़े लिपेटे फिर रहा है, किसी को गहने की धुन सवार है। हाँ,
अगर कोई मुतरद्दो फिक्रमंद और परेशान है तो वो प्यारी है, फिर भी सारा घर उससे जलता है। यहाँ तक कि बूढ़े शिवदास भी कभी कभी इसकी बदगोई करते हैं। किसी को पहर रात गए उठना अच्छा नहीं मालूम होता, मेहनत से सब जी चुराते हैं, फिर भी इतना सब ही मानते हैं कि प्यारी ना हो तो घर का काम न चले। और तो अब दोनों बहनों में इतना मेल नहीं है। सुबह का वक्त था। दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिए और बिगड़ कर बोली, ले कड़े भी भंडार में बंद कर दे। प्यारी ने कड़े उठा लिए और नरम लहजे में कहा, कह तो दिया, हाथ में रुपए आने दे, बनवा दूंगी। अभी तो ऐसे घिस नहीं गए हैं कि आज ही उतार कर फेंक दिए जाएं। दुलारी लड़ने के लिए तैयार होकर आई थी। बोली, तेरे हाथ में काहे को कभी रुपए आएंगे और काहे को कड़े बनेंगे, जोड़ जोड़ रखने में मजा आता है। प्यारी ने हंसकर कहा, जोड़ रखती हूँ तो तेरे ही लिए, या मेरे कोई और बैठा हुआ है, या मैं सबसे ज्यादा खा पहन लेती हूँ। मेरा बाजू बंद का कब का टूटा पड़ा है। दुलारी, तुम न खाओ पहनो, नेक नामी तो होती है तुम्हारी, यहाँ खाने और पहनने के सिवा और क्या है। मैं तुम्हारा हिसाब किताब नहीं जानती, मेरे कड़े आज बनने को भेज दो। प्यारी ने बिल्कुल मजाक के अंदाज में पूछा, रुपए न हूं तो कहाँ से लाऊं। दुलारी ने चीख कर कहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं तो कड़े चाहती हूँ। इसी तरह घर के सभी आदमी अपने अपने मौके पर प्यारी को दो चार सख्त सुना जाते थे और वो गरीब सबकी धौंस हंस कर बर्दाश्त कर लेती थी। मालकिन का तो ये फर्ज है कि सबकी धौंस बर्दाश्त कर ले और करे वही जिसमें घर की भलाई हो। मालकिना जिम्मेदारी के एहसास पर तानो तंज और धमकी किसी चीज का असर ना होता, और उसका मालिकाना एहसास उन हमलों से और भी कवी हो जाता था। वो घर की मुंतजिमा है, सभी अपनी अपनी तकलीफ उसी के सामने पेश करते हैं, जो कुछ वो करती है वही होता है। उसके इत्मीनान के लिए इतना काफ़ी था। गांव में प्यारी की तारीफ होती थी। अभी उम्र ही क्या है, लेकिन तमाम घर को संभाले हुए है। चाहती तो दूसरा घर करके चैन करती। इस घर के वास्ते अपने को मिटा रही है, कभी किसी से हंसती बोलती भी नहीं, जैसा काया पलट हो गई। चंद रोज बाद दुलारी के कड़े बनकर आ गए। प्यारी खुद सुनार के घर दौड़ दौड़ गई। शाम हो गई थी। दुलारी और मथुरा दोनों खेत से लौटे। प्यारी ने नए कड़े दुलारी को दिए। दुलारी निहाल हो गई, चटपट कड़े पहने और दौड़ी हुई जाकर कोठड़ी में मथुरा को कड़े दिखाने लगी। प्यारी कोठड़ी के दरवाजे के पीछे खड़ी होकर ये मंजर देखने लगी। उसकी आंखें अश्क आलूद हो गई। दुलारी उससे कुल 3 ही साल तो छोटी है, लेकिन दोनों में कितना फर्क है। उसकी नजरें गोया उसी मंजर पर जम गई। मता हिलाना जिंदगी की वो हकीकी मसरत, उनकी वो मोहब्बत आ गई, महुयत उनकी वो सरखुशी प्यारी की टिकटिकी सी बंध गई। यहाँ तक कि चिराग की धुंधली रोशनी में वो दोनों उसकी नज़र से गायब हो गए। उसे अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी का एक एक वाक़ा निगाहों के सामने बार बार नई सूरत में सामने आने लगा। नागहा शिवदास ने पुकारा, बड़ी बहू, 1 पैसा 2 तमाकू मंगाऊं। प्यारी का सिलसिला तस्वर शिकस्त हो गया। आंसू पहुँचती हुई भंडार में पैसा लेने चली गई। नंबर 4, एक एक करके प्यारी के गहने उसके हाथ से निकलते जाते थे। वो चाहती थी कि उसका घर गांव में सबसे खुशहाल समझा जाए और उसी को उस हवस की कीमत देना पड़ती थी। कभी मकान की मरम्मत के लिए, कभी बैलों की नई जोड़ी खरीदने के लिए रुपए की ज़रूरत पड़ती रहती थी, और जब बहुत तोड़ जोड़ करने पर भी काम न चलता तो वो अपनी कोई ना कोई चीज़ निकाल देती, और वो चीज़ एक बार हाथ से निकल कर फिर वापस ना आती। वो चाहती तो उनमें से बहुत से खर्चों को टाल जाती, लेकिन जहाँ इज्जत की बात आ पड़ती है वो दिल खोल कर खर्च करती थी। अगर गांव में हेटी हो गई तो क्या बात रही, उसी की तो बदनामी होगी। दुलारी के पास भी गहने थे, 1-2 चीज़ें मथुरा के पास भी थीं, लेकिन प्यारी उनकी चीज़ें न छूती। उनके खाने पहनने के दिन हैं, वो इस झगड़े में क्यों फंसे। दुलारी के लड़का पैदा हुआ तो प्यारी ने धूमधाम के साथ खुशी मनाने का इरादा किया। शिवदास ने मुखालफत की, क्या फ़ायदा, जब भगवान की कृपा से ब्याह बारात का मौका आएगा तो धूमधाम कर लेना।
प्यारी का हौसला मन दिल भला क्यों मानता। बोली, कैसी बात करते हो दादा, पहलूटी के लड़के के लिए भी धूमधाम न हुई तो कब होगी। दिल तो नहीं मानता पर दुनिया क्या कहेगी। नाम बड़े दर्शन थोड़े, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, अपना तमाम सामान कर लूंगी, गहने के सर जाएगी और क्या। शिवदास ने फिक्रमंद होकर कहा, इस तरह एक रोज तार भी न बचेगा। कितना समझाया बेटा, भाई भावज किसी के नहीं होते। अपने पास दो चीजें रहेंगी तो सब मुंह तकेंगे, नहीं तो कोई सीधे मुंह बात भी न करेगा। प्यारी ने ऐसा मुंह बनाया गोया वो ऐसी बूढ़ी बातें बहुत सुन चुकी है। बोली, जो अपने हैं वो अपने हैं, वो बात भी न पूछे जब भी अपने ही रहते हैं। मेरा धर्म मेरे साथ है, उनका धर्म उनके साथ है। मर जाऊंगी तो क्या सीने पर लाद के ले जाऊंगी। धूमधाम से लड़का पैदा होने की खुशी मनाई गई। भरी के रोज सारी बरादरी का खाना हुआ, लोग खा पी कर चले गए तो प्यारी दिन भर की थकी मांदी आंगन में टाट का एक टुकड़ा डालकर कमर सीधी करने लगी। आंख लग गई। मथुरा उसी वक्त घर में आया। नवमौलूद बच्चे को देखने के लिए उसका दिल बेकरार हो रहा था। दुलारी जच्चा खाने से निकल चुकी थी। हमल की हालत में उसका जिस्म लागर हो गया था, चेहरा भी उतर गया था, लेकिन आज चेहरे पर सेहत की सुर्खी छाई हुई थी। मादराना गुरूर नाज ने ऐजा में एक नई रूह पैदा कर दी थी। जचा खाने की एहतियात और मखवी चीज़ों के इस्तेमाल ने बदन को चिकना दिया था। मथुरा उसे आंगन में देखते ही करीब आ गया और एक बार प्यारी की तरफ देखकर और ये समझकर कि वो सो गई है, बच्चे को गोद में ले लिया और लगा उसका मुंह चूमने। आहट पाकर प्यारी की आंख खुल गई, लेकिन नींद के बहाने वो नीमबाज आंखों से ये पुरलुत्फ तमाशा देखने लगी। माँ और बाप दोनों बारी बारी से बच्चे को चूमते और गले लगाते और उसके मुंह को तकते थे। कैसी पुरकैफ मसरत थी। प्यारी की तशना तमन्ना एक आन के लिए मालिकाना हैसियत को भूल गई। जिस तरह लगाम से मुंह बंद, बोझ से लदा हुआ हाँकने वाले के कोड़े से तकलीफ ज़दा दौड़ते दौड़ते बेदम घोड़ा हनहनाहट की आवाज़ सुनकर कान खड़े कर लेता है, वो अपनी हालत को फरामोश करके एक दबी हुई हनहनाहट से उसका जवाब देता है। कुछ इसी तरह की प्यारी की हालत हो गई। उसकी मादरियत जो पिंजरे में बंद खामोश बेजान पड़ी हुई थी, करीब से गुजरने वाली मादरियत की चहकार से बेदार हो गई और तफक्कुरात के उस पिंजरे से निकलने के लिए बाजू फड़फड़ाने लगे। मथुरा ने कहा, यह मेरा लड़का है। दुलारी ने बच्चे को सीने से चिमटाकर कहा, हाँ है, क्यों नहीं। तुम ही ने तो 9 महीने पेट में रखा है, मुसीबत तो मैंने भुगती है, बाप कहलाने के लिए तुम आ गए। मथुरा, मेरा लड़का ना होता तो मेरी सूरत का क्यों होता। सूरत और शक्ल सब मेरी सी है कि नहीं। दुलारी, उससे क्या होता है। बीज बनिए के घर से आता है, खेत किसान का होता है, पैदावार बनिए की नहीं होती है, किसान की होती है। मथुरा, बातों में तुमसे कोई न जीतेगा। मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा तो मैं दरवाजे पर बैठकर मजे से हुक्का पिया करूंगा। दुलारी, मेरा लड़का पढ़े लिखेगा, कोई बड़ा ओहदा हासिल करेगा, तुम्हारी तरह दिन भर भेल के पीछे न चलेगा। मालकिन से कहना है कल एक झूला बनवा दे। मथुरा, अब बहुत सवेरे न उठा करना और कलेजा फाड़ कर काम भी न करना। दुलारी, ये महारानी जीने देगी। मथुरा, मुझे तो इस बेचारी पर तरस आता है, उसके कौन बैठा है, हम ही लोगों के लिए तो मरती है। भैया होते तो अब तक 2-3 लड़कों की माँ हो गई होती। प्यारी के गले में आंसुओं का एक ऐसा सैलाब उमड़ा कि उसके रोकने में उसका तमाम जिस्म कांप उठा। उसकी बेवगी का सोनापन किसी खौफनाक जानवर की तरह उसे निगलने लगा। तसव्वुर उस बंजर जमीन में हरा भरा भाग लगाने लगा। यकायक शिवदास ने अंदर आकर कहा, बड़ी बहू क्या सो गई, बाजे वालों को अभी खाने को नहीं मिला, क्या कहूँ कह दूं। नंबर 5। कुछ दिनों बाद शिवदास भी मर गया। इधर दुलारी के 2 बच्चे हुए, वो भी ज्यादातर बच्चों की परवरिश व परदाख में रहने लगी। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था मगर मुंतजिम अच्छा न था। उसे आजादाना तौर पर काम लेने का मौका न मिला था। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता रहा, बाद को बाप की निगरानी में काम करने लगा। खेती का अंदाज भी नहीं जानता था।
वही मजदूर उसके यहाँ टिकते थे जो मेहनती नहीं, खुशामद करने में होशियार होते थे। इसलिए अब प्यारी को 2-4 चक्कर खेत के भी लगाने पड़ते थे। कहने को तो वो अब भी मालकिन थी, मगर हकीकत में घर भर की खिदमत गुजार थी। मजदूर भी उससे तेवनियाँ बदलते, जमींदार का प्यादा भी उस पर दोहूस जमाता, खाने में भी किफ़ायत करनी पड़ती। लड़कों को जितनी बार मांगे कुछ न कुछ चाहिए। दुलारी बच्चों वाली थी, उसे भी पूरी खुराक चाहिए। मथुरा घर का सरदार था, उस हक को उससे कौन छीन सकता। मजदूर भला क्यों रियायत करने लगे। सारी कसर बेचारी प्यारी पर निकलती थी। उसकी एक जात फाजिल थी, आधा ही पेट खाए जब भी किसी का कोई नुकसान नहीं हो सकता था। 30 बरस की उम्र में उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, कमर झुक गई, आंखों की रोशनी कम हो गई, मगर वो खुश थी। मालिक होने का एहसास उन तमाम जख्मों पर मरहम का काम करता था। एक रोज़ मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं परदेश जाने को जी चाहता है। यहाँ तो कमाई में कोई बरकत नहीं, किसी तरह पेट की रोटियां चली जाती हैं, वो भी रो धोकर। कई आदमी पूरब से आए हैं, वो कहते हैं कि वहाँ 2-3 रुपए रोज की मजदूरी होती है। 4-5 साल भी रह गया तो माला माल हो जाऊंगा। अब लड़के भाले हुए हैं, उनके लिए तो कुछ करना ही चाहिए। दुलारी ने तायद की, हाँ मैं 4 पैसे होंगे, हाथ में 4 पैसे होंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी तो किसी तरह कट गई, लड़कों को तो आदमी बनाना है। प्यारी ये राय सुनकर हैरान रह गई, उनका मुंह तकने लगी। उससे पहले इस तरह की बातचीत कभी नहीं हुई थी। उन्हें ये धुन कैसे सवार हो गई। उसे शक हुआ कि शायद मेरी वजह से ये ख्याल पैदा हुआ है। बोली, तो मैं तो जाने को न कहूँगी, आगे तुम्हारी जैसी खुशी हो। लड़कों के पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भी स्कूल हैं। फिर क्या हमेशा ही ऐसा वक्त रहेगा? 2-3 साल में खेती बन गई तो सब कुछ हो जाएगा। मथुरा, इतने रोज खेती करते हो गए, जब अब तक न बनी तो अब क्या बन जाएगी? इसी तरह एक रोज चल देंगे, दिल की दिल में रह जाएगी। फिर अब हाथ पांव भी तो थक रहे हैं, ये खेती कौन संभालेगा? लड़कों को इस चक्की में जोत कर उनकी जिंदगी खराब करनी नहीं चाहिए। प्यारी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, भैया घर पर जब तक आधी मिले सारी के लिए दौड़ना चाहिए। अगर मेरी तरफ से कोई बात हो तो अपना घर बार अपने हाथ में ले लो, मुझे एक टुकड़ा दे देना, पड़ी रहूंगी। मथुरा गुलगीर आवाज से बोला, भाभी ये तुम क्या कहती हो? तुम्हारे ही संभाले ये घर अब तक संभला है, नहीं तो खत्म हो चुका होता। इस गृहस्थी के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, अपना जिस्म तक गला डाला। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ समझता हूँ। हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो घर फिर संभल जाएगा। तुम्हारे लिए हम बराबर खर्च भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, अगर ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ कहाँ बांधे फिरोगे? दुलारी बोली, ये कैसे हो सकता है बहन? यहाँ देहात में लड़के क्या पढ़ेंगे लिखेंगे? बच्चों के बगैर वहां उनका जी भी न लगेगा। दौड़ दौड़ कर घर आएंगे और सारी कमाई रेल खा जाएगी। परदेश में अकेले जितना खर्च होगा उतने में सारा घर आराम से रहेगा। प्यारी बोली, तो मैं ही यहाँ रहकर क्या करूँगी? मुझे भी लेते चलो। दुलारी उसे साथ ले चलने को तैयार न थी। कुछ रोज जिंदगी का लुत्फ उठाना चाहती थी। अगर प्रदेश में भी यही जाब्ता रहा तो जाने से फायदा ही क्या? बोली, बहन तो चलती तो क्या बात थी, फिर यहाँ तो सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। तुम तो कुछ न कुछ देखभाल करती ही रहोगी। रवानगी की तारीख से एक रोज पहले ही राम प्यारी ने रात भर जागकर हलवा पूरी पकाई। जब से उस घर में आई कभी तो एक रोज के लिए भी तन्हा रहने का इत्तेफाक नहीं हुआ। दोनों बहनें हमेशा साथ रहीं। आज इस हौलाक मौका को सामने आते देखकर प्यारी का दिल बैठा जाता था। वो देखती थी कि मथुरा खुश है, लड़के बाहर जाने की खुशी में खाना पीना भूले हुए हैं, तो उसके जी में आता था कि वो भी उसी तरह बेगम रहे, मोहब्बत और हमदर्दी को पैरों से कुचल डाले। लेकिन वो मोहब्बत जिस गज़ा को खा खा कर पली थी, उसे सामने से हटते जाते देखकर बेकरार होने से न रोक सकी। दुलारी तो इस तरह बेफिक्र बैठी थी जैसे कोई मेला दिखाने जा रही हो। नई चीजों के देखने, नई दुनिया की सैर करने के शौक ने उसे दीवाना बना रखा था।
प्यारी के सर इंतजाम का बाहर था। धोबी के घर से सब कपड़े आए हैं या नहीं, कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे, सफ़र खर्च के लिए कितने रुपए की ज़रूरत होगी। एक बच्चे को खांसी आ रही थी, दूसरे को कई रोज़ से दस्त आ रहे थे। इन दोनों की दवाओं को कूटना पीसना वगैरह सैकड़ों काम उसे मसरूफ़ किए हुए थे। लावल्द होकर भी वो बच्चों की दाश्त व पर्दाश्त में दुलारी से होशियार थी। देखो, बच्चों को ज़्यादा मारना पीटना मत, मारने से बच्चे ज़िद्दी और बेहया हो जाते हैं। बच्चों के साथ आदमी को बच्चा बन जाना पड़ता है, कभी उनके साथ खेलना पड़ता है, कभी हंसना पड़ता है। अगर तुम चाहो कि हम आराम से पड़े रहें और बच्चे चुप बैठे रहें, हाथ पाँव न हिलाएं, तो ये नहीं हो सकता। बच्चे तो तबीयत के तेज होते हैं, उन्हें किसी न किसी काम में फंसाए रखो। दहले का एक खिलौना हजार घर क्यों से बढ़कर होता है। दुलारी उन हिदायतों को इस बेतवज्जही से सुन रही थी गोया कोई पागल बक रहा हो। रुखसत का रोज़ प्यारी के लिए इम्तिहान का दिन था। उसके जी में आता था कि कहीं चली जाए ताकि वो मंजर न देखना पड़े। हाय, घड़ी भर में ये घर सोना हो जाएगा। वो दिन भर घर में तन्हा पड़ी रहेगी, किससे हंसेगी, किससे बोलेगी, ये सोचकर उसका दिल लरज़ जाता था। जो वक्त करीब आता था उसके हवास मुअत्तल होते जाते थे। वो काम करते करते जैसे खो जाती थी और टिकटिकी बांधकर किसी चीज़ की तरफ देखने लगती थी। कभी मौका पाकर तन्हाई में जाकर थोड़ा सा रो लेती थी। दिल को समझा रही थी कि ये लोग अपने होते तो क्या इस तरह जाते। ये माना क्या नाता है, मगर किसी पर कोई जोर तो नहीं। दूसरों के लिए कितना ही मरो फिर भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। बच्चे नए नए कपड़े पहने नवाब बने घूम रहे थे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद में लेना चाहती थी तो रोने का सा मुंह बनाकर हाथ छुड़ाकर भाग जाते। वो क्या जानती थी कि उस ऐसे मौके पर अक्सर बच्चे भी ऐसे ही बेमुरव्वत हो जाते हैं। 10 बजते बजते दरवाजे पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले ही से उस पर जा बैठे। गांव के कितने ही मर्द औरतें मिलने आई। प्यारी को इस वक्त उनका आना बुरा मालूम हो रहा था। वो दुलारी से थोड़ी देर तन्हाई में गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी कि मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा अब दुनिया में मेरा कौन है। लेकिन गड़बड़ में उसे इन बातों का मौका न मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ियों में जा बैठे और प्यारी दरवाजे पर खड़ी रोती रह गई। वो इतनी हवास बाख्ता थी कि उसे गांव के बाहर तक पहुंचाने का भी होश न रहा। नंबर 6। कई रोज तक प्यारी बेहोश सी पड़ी रही। न घर से निकली, न चूल्हा जलाया, न हाथ मुंह धोया। उसका हलवाया जोखू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ पियो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। इस तरह की तसल्ली गांव की और औरतें भी देती थी, लेकिन उनकी तसल्ली में एक किस्म के बुग़्ज़ का अंदाज पाया जाता था और जोखू की आवाज़ में सच्ची हमदर्दी झलकती थी। जोखू कामचोर, बातूनी और नशाबाज था। प्यारी उसे बराबर डांटती रहती थी। 2-1 बार उसे निकाल भी चुकी थी, मगर मथुरा की सुपारी से फिर रख लिया था। आज भी जोखू की हमदर्दी भरी बातें सुनकर झुंझलाई। ये काम करने क्यों नहीं जाता, यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मगर उसे झिड़कने को जी नहीं चाहता था। उस वक्त उसे हमदर्दी की ज़रूरत थी। फल कांटेदार दरख्त में भी मिले तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता है। रफ्ता रफ्ता तबीयत बहलने लगी। जिंदगी का कारोबार जारी हुआ। अब खेती का सारा बार प्यारी पर था। लोगों ने राय दी कि एक हल तोड़ दो और खेतों को उठा दो, लेकिन प्यारी की वज़ादारी यूं ढोल पीट कर अपनी शिकस्त कबूल न कर सकती थी। तमाम काम साबिक की तरह चलने लगे। इधर मथुरा के खतो किताबत न करने से उसके जज्बात को और इश्तिआल हुआ। वो समझता है कि मैं उसके भरोसे बैठी हूँ, यहाँ उसके खिलाने का भी दावा रखती हूँ। उसके भेजने से मुझे कोई ख़जाना मिल जाता।
उसे अगर मेरी फिक्र नहीं है तो मैं उसकी कब परवाह करती हूँ। घर में तो अब कोई ज़्यादा काम रहा नहीं। प्यारी तमाम दिन खेती बाड़ी के कामों में लगी रहती। खरबूजे बोए थे, वो खूब फले और खूब बिके। पहले सब दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी के ख्यालात में भी एक अजीब इनकलाब पैदा हो गया। वो अब साफ सुथरे कपड़े पहनती, मांग चोटी की तरफ से भी इतनी बेतवज्जा न थी। जेवरों का भी शौक हुआ। रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी गहने छुड़ाए और खाने में भी एहतियात करने लगी। तालाब पहले खेतों को सैराब करके खुद खाली हो जाता था, अब निकास की नालियां बंद हो गई थी। तालाब में पानी जमा होने लगा, उसमें हल्की हल्की लहरें भी थीं, खिले हुए कमल भी थे। एक रोज जोको कुएं से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहां क्या करता रहा? जोको ने कहा, 4 क्यारियां बच रही थी, मैंने सोचा 10 मोट और खींच दूं, कल का झंझट कौन रखे। जोको अब कुछ दिनों से काम में जी लगाने लगा था। जब तक मालिक इसके सर पर सवार रहते थे वो हेले बहाने करता था। अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारे दिन कुएं पर थोड़े ही रह सकती थी, इसलिए अब उसमें जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो गया। प्यारी ने पानी का लोटा रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुंह धो डालो, आदमी जान रखकर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत आज न होते कल होते, क्या जल्दी थी। जोको ने समझा प्यारी बिगड़ रही है। उसने तो अपनी समझ में कारगुजारी की थी और वो समझा था तारीफ होगी। यहाँ ऐतराज हुआ, चिढ़कर बोला, मालकिन तुम दाहिने बाएं दोनों तरफ चलती हो, जो बात नहीं समझती हो उसमें क्यों कूदती हो। कल के लिए तो ऊंचे के खेत पड़े सूख रहे हैं, आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ, सवेरे में न पहुंचता तो कोई और आकर डट जाता, फिर हफ्ता भर तक राह देखनी पड़ती, तब तक तो सब ऊख बदा हो जाती। प्यारी उसकी सादगी पर हंसकर बोली, अरे तो मैं तुझे कुछ कह थोड़ी रही हूँ, मैं तो कहती हूँ कि जान रखकर काम कर, कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जोको, कौन बीमार पड़ेगा? 20 बरस से कभी सर तक तो नहीं दुखा, आइंदा की नहीं जानता, कहो रात भर काम करता रहूं। प्यारी, मैं क्या जानूं, तुम्हें आए दिन बैठे रहते थे और पूछा जाता था तो कहते थे बुखार आ गया था, पेट में दर्द था। जोको छनपता हुआ बोला, जनेपता हुआ बोला, वो बातें जब थी जब मालिक लोग चाहते थे उसे पीस डालें, अब तो जानता हूँ मेरे ही सर है, मैं न करूँगा तो चौपट हो जाएगा। प्यारी, मैं क्या देखभाल नहीं करती। जोको, तुम बहुत करोगी तो 2 वक्त चली जाओगी, तमाम दिन तुम वहां बैठी तो नहीं रह सकती। प्यारी को उसकी इखलास भरी बातों ने फरीफ्ता कर लिया। बोली, इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे, ब्याह क्यों नहीं कर लेते? जोको ने मुंह धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट भर को तो होता नहीं, ब्याह कर लूं, सवा सैर खाता हूँ, एक वक्त पूरा सवा सैर, दोनों वक्त के लिए 2.5 सैर चाहिए। प्यारी, अच्छा आज मेरी रसोई में खाओ, देखूं कितना खाते हो। जोको ने गुलूगेर आवाज में कहा, नहीं मालकिन, तुम पकाते पकाते थक जाओगी। हाँ, आधे शेर की 2 रोटियां पका दो तो खा लूं। मैं तो यही करता हूँ, बस आटा गूंदकर 2 रोट बना लेता हूँ और ऊपर से सेंक लेता हूँ, कभी मीठे से कभी प्याज से खा लेता हूँ और आकर पड़ रहता हूँ। प्यारी, मैं तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी। जोको, तब तो सारी रात खाते ही गुजर जाएगी। प्यारी, बको मत, जल्दी आकर बैठ जाओ। जोको, जरा बेलू को चारा पानी देता आऊं। जोको, जरा बेलू को चारा पानी देता आऊं तो बैठूं। जोको, नंबर 7। जोको और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूं कि धान रोपने की कोई जरूरत यही है नहीं है। नंबर 7। जोको और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ कि धान रोपने की कोई जरूरत नहीं है, झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए, बारिश रुक जाए तो खेत सूख जाए, जवार बाजरा सन अरहर तो है, दान न सही। जोको ने अपने कंधे पर
फावड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा। मैं क्यों किसी के पीछे रहूं? बाबा के ज़माने में 5 बीघे से कम नहीं रोपा जाता था। बिरजू भैया ने उसमें 1-2 बीघे और बढ़ा दिए। मथुरा ने भी हर साल थोड़े बहुत रुपए। तो क्या मैं सबसे गया गुजरा हूं? मैं 5 बीघे से कम न लगाऊंगा। तब घर के 2 जवान काम करने वाले थे। मैं तन्हा उन दोनों के बराबर खाता हूं। दोनों के बराबर काम क्यों न करूंगा? चल झूठा कहीं का। कहता था 2 सेर खाता हूं, 4 सेर खाता हूं, आधा सेर में ही रह गया। किसी रोज तो लो, किसी रोज तोलो तो मालूम हो। तोला है। बड़े खाने वाले मैं कह देती हूँ धान न रोपो, मजदूर मिलेंगे नहीं, तुम्हें हलकान होना पड़ेगा। तुम्हारी बला से मैं हलकान हूँगा ना, ये बदन किस रोज काम आएगा। प्यारी ने उसके कंधे से फावड़ा ले लिया और बोली, पहर रात से पहर रात तक ताल में रहोगे न मेरा दिल घबराएगा। जोको को दिल के घबराने का तजर्बा न था। कोई काम न हो तो आदमी पढ़कर सो रहे, दिल क्यों घबराएगा। बोला, जी घबराए तो सो रहना, मैं घर रहूंगा तब तो और जी घबराएगा। मैं बेकार बैठता हूँ तब मुझे बार बार खाने की सूझती है। बातों में देर हो रही है और बादल घिरे आते हैं। प्यारी ने कहा, अच्छा कल जाना, आज बैठो। जोखो ने गोया मजबूर होकर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो। प्यारी ने तमस्खर के अंदाज से पूछा, कहना क्या है? मैं तुमसे पूछती हूँ अपना ब्याह क्यों नहीं कर डालते? मैं अकेली मना करती हूँ तब इस 1 से 2 तो हो जाएंगे। जोको शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बात छेड़ दी मालकिन, किससे ब्याह करूं? मैं ऐसी जोरू लेकर क्या करूं जो गहने के लिए जान खाती रहे। प्यारी, ये तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई, ऐसी औरत कहाँ मिलेंगी जो गहना ना चाहती हो। जोको, ये मैं थोड़ा ही कहता हूँ कि गहना ना मांगे, हाँ मेरी जान न खाए। तुमने तो कभी गहने के लिए जिद नहीं की, बल्कि अपने गहने दूसरों को दे दिए। प्यारी के रुखसार पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो? जोको, मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में शर्म की एक लहर दौड़ गई। बोली, बिगड़ने की बात होगी तो जरूर बिगड़ूंगी। जोको, तो मैं न कहूंगा। प्यारी ने पीछे की तरफ धकेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहला कर छोड़ूंगी। जोको, अच्छा तो सुनो, मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारी तरह हो, ऐसी ही लजाने वाली हो, ऐसी ही बातचीत में होशियार हो, ऐसी ही अच्छा खाना पकाती हो, ऐसी ही किफ़ायत शुआर हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी मूरत मिलेगी तो ब्याह करूंगा, नहीं तो इसी तरह पड़ा रहूंगा। प्यारी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। पीछे हटकर बोली, तुम बड़े दिल लगी बाज हो। अफसाना मालिकिन होता है यहीं पे ख़त्म। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।